हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य बच्चों, अब हर बोर्ड एग्ज़ाम पास करना होगा आसान, क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट्स आ चुका है बच्चों। अब आपके पास आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चों, आप इस चैनल से बिल्कुल भी जुड़ सकते हैं। या फिर बच्चों आप किसी भी राज्य का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो, चाहे आप सीबीएसई दे रहे हो बच्चों, बिहार बोर्ड दे रहे हो, उत्तर प्रदेश दे रहे हो, या फिर किसी भी राज्य का दे रहे हो बच्चों, तो आप इस चैनल से बिल्कुल जुड़ जाएं। यहाँ पे आपको बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर और साथ में नोट्स और सब कुछ आपका डिटेल में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, और जो लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं वो यूट्यूब पे हमें ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें, और जो बच्चे हमें यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं वो फेसबुक पे भी हमें फॉलो करें। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि हम लोग अभी चला रहे हैं जो टेस्ट सीरीज़, क्योंकि आप सभी बच्चों का अब क्लास 10th और 12th का पूरा सिलेबस कवर हो चुका है और अब कुछ ही दिन आपका एग्ज़ाम में है बच्चों, तो हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो भी 10 से 15 वर्षों तक जो पूछा गया प्रश्न है बच्चों बोर्ड के एग्ज़ाम में, वो सारे प्रश्नों का संग्रह हम आपके टेस्ट सीरीज के माध्यम से चला रहे हैं बच्चों। इससे काफ़ी ज़्यादा आप सभी बच्चों को फ़ायदा होने वाला है। तो बच्चों आप सेशन से जुड़े रहें और अधिक से अधिक और बच्चों को जोड़ें जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आगे चल के देने वाले हों। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। कह रहा है भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न सबसे पहले आपको देखने को मिल गया है बच्चों कि भारत में जो राष्ट्रपति पद होते हैं बच्चों, उनका न्यूनतम कम से कम आयु कितना होता है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आप लोग कमेंट में हमें बताते चलेंगे। सारा का सारा चीज़ हम पढ़ाए हुए हैं, आप सभी बच्चों को सब कुछ पढ़ाए हुए हैं बच्चों, तो एक बार कमेंट में ज़रूर से बता दें। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 35 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। 35 वर्ष होता है कम से कम भारत में राष्ट्रपति का उम्मीदवार के लिए। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे नाम लिखने का मेरा उद्देश्य क्या है बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि सर टेस्ट सीरीज चला रहे हैं वो भी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन उठाकर, तो यहाँ चैप्टर का नाम क्यों दिए हैं। तो ये डाउट आपको क्लियर कर देते हैं बच्चे। चैप्टर का नाम देने का मेरा उद्देश्य ये है कि जब हम क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को उठाते हैं, सारे प्रश्नों को उठाते हैं जितने प्रश्न पिछले ईयर में पूछे गए हैं 10 से 15 वर्षों में, तो उसके बाद हम बुक में चैप्टर से मिलाते हैं कि कौन सा चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे चैप्टर का नाम भी लिख देते हैं ताकि हमारे बच्चे जो भी हैं, जो भी हमारे लेक्चर को देखें, वो बच्चे कंफर्म हो जाए कि इतने वर्षों में बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग इतने प्रश्न इस चैप्टर से आए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो बेहतर से बेहतर समझ आपको बन जाएगा, यही मेरा प्रयास है बच्चों। चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपका कि किस पाकिस्तान राष्ट्रपति ने 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है बच्चों, 1969 में क्या कहता था, ताशकंद समझौता पे हस्ताक्षर किया था। उस समय पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था, पूछ रहा है बच्चों। तो बेहतरीन प्रश्न है और ये प्रश्न का आंसर हो रहा है आपका बच्चों अयूब खान। ठीक है बच्चों, अयूब खान जो था उस समय क्या था, तो पाकिस्तान का राष्ट्रपति था। ठीक है बच्चों, एक बार सेशन को शेयर करते चलेंगे बच्चों। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है बच्चों कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। ठीक है बच्चों, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो थोड़ा सा आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं। इसका सही आंसर हो रहा है बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1971 ईस्वी में क्या हुआ था बच्चों, बांग्लादेश का विभाजन, मतलब बांग्लादेश का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए आगे कहता है भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था। ठीक है बच्चों, भारत द्वारा दूसरा सफल परीक्षण परमाणु बम का परमाणु परीक्षण कब किया गया था बच्चों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1998 में। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप सभी बच्चों को बता दें बच्चों कि जितने भी प्रश्न हम बता रहे हैं, जितने भी हम प्रश्न ला रहे हैं, आप सभी बच्चों से हम निवेदन करते हैं कि इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें। देखिए बच्चों, ये जितने भी प्रश्न हैं ये डायरेक्ट बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, ना ही कोई मॉडल पेपर है, ना ही कोई गेस पेपर है। ठीक है, डायरेक्ट बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं और 100% संभावना है कि फिर से पूछे जा सकते हैं बच्चे। इसलिए आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अधिक से अधिक आप लोग सेशन से जुड़े रहें।
चलिए आगे कहता है बच्चों कि स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किस नीतियों को महत्व दिया। स्वतंत्रता के बाद भारत अपने नीतियों के संचालन में निम्न में से कौन से नीतियों को अधिक महत्व दिया। क्या वह जनतंत्रीय समाजवाद की स्थापना चाहता था, क्या भारतीय समाज की व्यवस्था एवं आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के बीच समन्वय चाहता था, या फिर वसुधैव कुटुंब का सूत्र मानता था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपयुक्त में से सभी को यह मानता था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे कह रहा है बच्चों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। बच्चों याद रखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में जो है वह कहा गया है क्या बच्चों, तो विदेश नीति के संबंध में क्या किया गया है, दिशा निर्देश दिया गया है। इस चीज़ को आप लोग जरूर से जरूर याद रखेंगे बच्चों। चलिए कह रहा है अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन है। बच्चों अब यहाँ पे बोल रहा है अनुच्छेद 51 में विदेश नीति का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। लेकिन अब पूछ रहा है आपको कि इस विदेश नीति के अंतर्गत किन बातों का उल्लेख है, यह आपसे पूछ रहा है। तो जरा सा आप लोग कमेंट में बता दें बच्चों क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा आप लोग कमेंट में बता दें। क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की गई है, राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध बनाने की बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने की बात की गई है, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो बच्चों हम आपको बता दें कि इसमें से सभी हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी जो पॉइंट है ये सभी कहीं ना कहीं विदेश नीति के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। कह रहा है कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों में से कौन सही है। बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या है, देश के विकास के लिए साधन एवं परिस्थितियां जुटाना, ठीक है, विश्व में चल रहे पारस्परिक विवादों से दूरी बनाए रखना, प्रवासी भारतीयों के लिए हितों की रक्षा करना, उपयुक्त में से सभी। बच्चों याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों के संबंध में निम्न में से कौन सही है। क्या नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास है, मानवाधिकार की रक्षा का प्रयास है, उपनिवेशवाद का विरोध है, या फिर इनमें से उपयुक्त में से सभी। तो बच्चों याद रखेंगे इसका भी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों भारतीय विदेश नीति के बारे में बहुत ज़्यादा दबा कर प्रश्न पूछा गया है और हम इस चैप्टर को पढ़ाए भी हैं बच्चों, आप बहुत ही बेहतरीन से आप सबको पढ़ाए हैं। तो एक बार आप लोग मेरे नोट्स को ज़रूर देख लेंगे, नोट्स टेलीग्राम चैनल पे हम सेंड कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए कह रहा है भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने देखने को मिल रहा है बच्चों कि भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है। क्या वह जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं, या फिर राजेंद्र प्रसाद हैं, या फिर बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो याद रखिएगा बच्चों हम कल के लेक्चर में भी आपको बताए थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों ने अभी तक कॉमेंट में सही आंसर आप लोग कर दिए होंगे। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था। तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था बच्चों, याद रखेंगे 1970 ईस्वी के बाद इसका क्या हुआ था, दौर प्रारंभ होता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बच्चों, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, नेहरू जी हो जाएंगे इसके सही आंसर। ठीक है, चलिए कह रहा है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। बच्चों याद रखेंगे जब आप मेरा लेक्चर देखे होंगे, आप जब मेरे से पढ़े होंगे बच्चों, तो उस समय हम बताए थे बच्चों, आप सभी को बताए थे कि दक्षिण एशिया कौन है, एशिया महादेश कितने हैं, ठीक है, कौन है, अफ्रीका महादेश कौन है, यूरोप कौन है। ठीक है बच्चों, हम बताए थे आपको कि पूरे पृथ्वी को 7 भागों में विभाजन किया गया है। ठीक है बच्चों, एक एक करके सब कुछ बताए थे आपको। ठीक है, तो यही पूछ रहा है आपसे कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो बच्चों याद रखेंगे जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है वह आपका है बच्चों, कौन है, तो अपना भारत है बच्चों। याद रखेंगे इस चीज़ को, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हो या फिर बच्चों
आप ऐसे भी बेसिक नॉलेज इतना तो रख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष लॉन्च हुई थी? क्या बच्चों, किस वर्ष लॉन्च हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 1972 ईस्वी में लॉन्च हुई थी। ठीक है बच्चों। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बच्चों। अभी यह नाटो जो है यह 100% पूछा भी जा सकता है, क्योंकि अभी यह क्या है, चर्चा में है बच्चों। यह अभी नाटो का विषय थोड़ा चर्चा में बना हुआ है। तो बच्चों याद रखेंगे यह जो स्थापना हुआ था यह आपको कब हुआ था बच्चों? तो यह हुआ था बच्चों आपका कब हुआ था? तो यह हुआ था 1949 में। ठीक है बच्चों, 1949 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग पहुँच गए हैं बच्चों। ठीक है, कांग्रेस व्यवस्था की चुनौतियां तथा उन पुनर्स्थापना। ठीक है, चलिए उस पूर्ण स्थापना की बात की जाती है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पूछे गए प्रश्न है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कह रहा है बच्चों कि इंदिरा गांधी प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी थी? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछ रहा है सबसे पहले आपके सामने। ठीक है बच्चों, इंदिरा गांधी सबसे पहले कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो बच्चों याद रखेंगे 1959 में वो क्या बनी थी बच्चों? इंदिरा गांधी सबसे पहली बार कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। गरीबों हटाओ का नारा किसने दिया था? बच्चों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो आप याद रखें बच्चों, यह कौन दिए थे? तो इंदिरा गांधी जी ने दी थी। ठीक है बच्चों, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो वो उन्होंने क्या दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। कह रहा है प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रक्षेपित किया गया था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यह प्रश्न अपने आप में बहुत ही बड़ा प्रश्न है बच्चों। और याद रखेंगे यह इंदिरा गांधी के काल में क्या हुआ था? यह आर्यभट्ट जो थे वो अंतरिक्ष यान के लिए गए थे। ठीक है बच्चों। 18 मई 1974 में पोखरण में किस गया परमाणु परीक्षण के समय भारतीय प्रधानमंत्री थे? बोल रहा है बच्चों 18 मई 1974 के समय जब पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो बच्चों याद रखेंगे उस समय भी आपका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थे। ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। कह रहा है मार्च 1983 में नई दिल्ली में हुए गुट निरपेक्षता आंदोलन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? एक बार कमेंट में आप लोग बताते चलेंगे बच्चों। देखिए कमेंट में बताने का उद्देश्य मेरा यही है कि हम समझ पाएँ कि हमारे बच्चे अब एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बच गए हैं तो कितना ज़्यादा तैयार हैं। ठीक है बच्चों, और आपको भी पता चलना चाहिए कि आप अपने एग्ज़ाम को लेकर कितना प्रिपेयर्ड हैं। तो कमेंट में एक बार जरूर से बताएं बच्चों। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। ठीक है बच्चों। कह रहा है भारत में दल बदल विरोधी से संबंधित कानून कब लागू हुआ था? तो बच्चों 1985 ईस्वी में क्या हुआ था? तो दल बदल विरोधी कानून लागू हुआ था। दल बदल विरोधी कानून हम आपको बहुत ही बेहतरीन से पढ़ाएं, बहुत ही अच्छे से। ठीक है। चलिए दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेंस लॉ किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, याद रखेंगे इस सारे प्रश्नों को। तो बच्चों 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया था? तो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे इस चीज़ को। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है बच्चों? तो याद रखिएगा बच्चों, भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को रखा गया है। ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कांग्रेस सिंडिकेट क्या है? कांग्रेस सिंडिकेट क्या है? क्या कांग्रेस मंत्रियों के समूह है? क्या कांग्रेस के अंदर ताकतवर एवं प्रभावशाली नेता का समूह है? या फिर कांग्रेस के अंदर विरोधी गुटों का समूह है? या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बच्चों याद रखेंगे कांग्रेस के अंदर ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं का एक समूह है। क्या? कांग्रेस डीसी सिंडिकेट। ठीक है बच्चों, यह क्या है? तो याद रखेंगे कांग्रेस पार्टी को 2 खेमे में कब बटी थी? तो बच्चों याद रखिएगा आप सभी सब कि हम जब आपको कांग्रेस पार्टी के बारे में बता रहे थे, ठीक है, बंगाल विभाजन के बारे में बता रहे थे, उस समय आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी 2 भागों में 2 खेमों में बट गई थी। उसके बाद फिर आपको देखने को मिलता है कब? तो 1969 में। ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग एंट्री कर गए हैं बच्चों, जिसका नाम है संविधान व्यवस्था का संबंध।
चलिए अब इसमें हम संकट, चलिए हम लोग अब इसमें बात कर रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहला है कि जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है बच्चों, ये जनता पार्टी का नाम किसका है, तो वही जनता पार्टी जो आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी गई है, ठीक है, जानी जाती है। तो इसका याद रखिएगा बच्चों, मोरारजी देसाई जो थे वह थे। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट कह रहा है आपका 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे। 1974 में बच्चों रेल हड़ताल हुई थी, इसके नेता पूछ रहा है आपसे कि इसके नेता कौन थे। तो बच्चों याद रखिएगा जॉर्ज फर्नांडिस जो थे बच्चों, यह 1974 के नेता थे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो आगे कह रहा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है किस में, अनुच्छेद 370 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 352 में। तो बच्चों याद रखेंगे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत क्या होता है बच्चों, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को रखा गया है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग बात करें। तो आगे कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो बच्चों हम आपको अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ऊपर के स्लाइड में पढ़ाए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नियुक्ति तो कौन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय हो या फिर उच्च न्यायालय हो। ठीक है, याद रखेंगे इन सभी चीज़ को। चलिए बिहार में छात्र आंदोलन का मुख्य कारण क्या था बच्चों, क्या था, महंगाई एवं भ्रष्टाचार थे, राजनीतिक नेताओं का अत्याचार था, महिलाओं एवं वंचित वर्गों का शोषण था, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो बच्चों याद रखेंगे महंगाई एवं भ्रष्टाचार का कारण था, जिसके कारण बिहार में छात्र आंदोलन देखने को जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं बच्चों, क्या नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो बच्चों याद रखेंगे नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत आपको 1967 में क्या होता है, होती है। याद रखेंगे इस चीज़ को, 1967 में बच्चों। कह रहा है नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ में किस प्रकार का आंदोलन था। क्या हुआ बच्चों, किसान आंदोलन था, आदिवासी आंदोलन था, मजदूर आंदोलन था, या फिर छात्र आंदोलन था। तो बच्चों सबसे पहले नक्सलवादी आंदोलन क्या था, तो किसान आंदोलन था बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, किसान आंदोलन था। बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, ताकि हमें पता चल पाए कि जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो हम आपको देना चाह रहे हैं, वो आप तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच। और बच्चों अभी तक सेशन को शेयर नहीं किए तो एक बार ज़रूर से सेशन को शेयर कर दे बच्चों, ताकि सभी बच्चों तक यह चीज़ पहुंचना चाहिए। ठीक है बच्चों, कह रहा है नक्सलवादी आंदोलन भारत के किस प्रांत से आरंभ हुआ था, किया गया था। ठीक है बच्चों, जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्या बिहार से हुआ था, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, या फिर बच्चों उत्तर प्रदेश से हुआ था। तो याद रखेंगे बच्चों आपका पश्चिम बंगाल से सबसे पहले क्या होता है, नक्सलवाद आंदोलन प्रारंभ होता है। किसके नेतृत्व में मार्क्सवाद लेनीवादी नामक एक नए दल का निर्माण हुआ था। तो बच्चों याद रखेंगे आपको चारू मजुमदार के नेतृत्व में क्या हुआ था, तो मार्क्सवादी लेनीवादी नामक एक दल का निर्माण हुआ था बच्चों। याद रखेंगे इन सभी चीज़ों को। और इसी के साथ बच्चों आज का सेशन होता है आप समाप्त। बच्चों कैसा लगा आप सभी को यह लेक्चर और यह सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है, यह आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताएं बच्चों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बच्चों हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स लाएं, यही हमारा उद्देश्य है बच्चों। और इस उद्देश्य का पालन हम हमेशा करते रहेंगे। ठीक बच्चों, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और एक बार ज़रूर से लास्ट बार कह रहा हूँ मैं, शेयर कर दें बच्चों। आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं भी हमें फॉलो भी कर सकते हैं, और ज़रूर से ज़रूर वहाँ शेयर कर दें बच्चों, ताकि अधिक से अधिक बच्चे उसे देख पाएँ। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के नए सेशन में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।